आज हम सबसे पहले आपको एक ऐसे जासूसी कांड के बारे में बताएंगे जिससे हमारे देश का एक खास वर्ग बहुत चिंतित है और जिन्हें यह लगता है कि इस जासूसी कांड की वजह से हमारे देश में राइट टू प्राइवेसी खतरे में आ गई है और हमारा देश का जो लोकतंत्र है वो भी खतरे में आ गया है। आरोप यह है कि इजराइल का एक जासूसी सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पेगासस, इस जासूसी सॉफ्टवेयर की मदद से भारत के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों की जासूसी की गई है। उनके मोबाइल फोन्स को हैक कर लिया गया है। वो अपने मोबाइल फोन पर क्या बातें करते हैं, व्हाट्सएप पर क्या मैसेज भेजते हैं और जो भी उनकी गतिविधियां हैं उन सब पर निगरानी की जा रही है। और जो सूची आई है ऐसे लोगों की जिन पर यह निगरानी हो रही है इस सॉफ्टवेयर के जरिए, उनमें विपक्ष के नेता हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके अलावा हमारे देश के 40 पत्रकारों के नाम भी इसमें शामिल हैं। और इस जासूसी कांड को लेकर आज सबसे ज्यादा शोर यही विपक्ष के नेता मचा रहे हैं और वही पत्रकार मचा रहे हैं जिन पत्रकारों के नाम इस सूची में शामिल हैं। तो आज हम आपको सारी बात खुलकर बताएंगे। हम उस जासूसी कांड की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। आज संसद में भी इसकी चर्चा हुई और इसे पेगासस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है और कहा जा रहा है कि यह बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खुलासा है। आरोप है कि इजराइल की एक कंपनी NSO ग्रुप द्वारा बनाए गए एक जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद से भारत के बड़े बड़े लोगों की जासूसी हो रही है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से पहले इन लोगों के मोबाइल फोन्स हैक किए गए और फिर इन लोगों की तमाम डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखी गई। कथित तौर पर जिन लोगों की जासूसी की गई है उनमें 40 पत्रकारों, विपक्ष के कुछ नेताओं, केंद्र सरकार के 2 मंत्रियों, कानूनी पदों पर बैठे बड़े बड़े लोग और कई मशहूर उद्योगपतियों के नाम हैं। यह एक ऐसी पत्रकारिता है जो आज हो रही है जिसमें इंटरनेट पर पहले से उपलब्ध जानकारियों को खुलासे की शक्ल देकर उसे सनसनीखेज तरीके से पेश किया जाता है। आपको याद होगा कुछ समय पहले तक फरमाइशी इंटरव्यूज हुआ करते थे या फरमाइशी खबरें भी आ जाती थी, लेकिन अब उनका एक नया रूप आया है जब फरमाइशी खुलासे हो रहे हैं। यानी जो ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है आपके सामने वो भी फरमाइशी है और वो एक खास साजिश के तहत बनाई जा रही है। अब जब ये सब कुछ हो चुका, इसके बाद कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इसका किसी टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। पत्रकार एक खास टूल किट की तरह इसका प्रयोग कर रहे हैं और भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने की पूरी कोशिश चल रही है और ये एक ग्लोबल कोशिश है। आप कह सकते हैं कि भारत में फरमाइशी इंटरव्यू के बाद अब फरमाइशी खुलासों का दौर भी शुरू हो गया है, जब ये पहले से तय हो जाता है कि कौन सा खुलासा किया जाएगा। जिन लोगों की जासूसी कराई जाने की बात हो रही है उनमें प्रमुख नाम कौन कौन है ये भी देख लीजिए। इनमें राहुल गांधी का नाम है, भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव का नाम है जो IT मंत्री है, माफ कीजिएगा, और रेलवे मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव। राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का नाम है, स्मृति ईरानी के ऑफिसर ऑन ड्यूटी यानी OSD संजय काचरू और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के अलावा इस लिस्ट में राजस्थान की एक पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निजी सचिव का भी नाम है। यानी ये जो लिस्ट है ये बड़ी डाइवर्स है। इसमें तरह तरह के लोगों के नाम हैं, इसमें सलाहकारों के नाम भी हैं, इसमें अफसरों के नाम भी हैं, इसमें पत्रकारों के नाम भी हैं, यहां तक कि इसमें कुछ वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के नाम भी हैं जिनका फोन टैप करके और जिनका सर्विलांस करके किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन ऐसे नाम भी हैं जो आपको हैरान कर देंगे। यहां आपके लिए समझने की बात यह है कि इस खबर के केंद्र में जो लिस्ट है उसमें 45 देशों के 50,000 फोन नंबर्स हैं और किसी को यह नहीं पता कि किसने किसकी जासूसी करवाई है। लेकिन भारत में विपक्ष के नेताओं और पत्रकारों ने अपने आप ही अंदाजा लगा लिया कि यह जासूसी नरेंद्र मोदी की सरकार करवा रही है, जबकि पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO इस आरोप से इनकार कर चुकी है। उसने बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि यह जो लिस्ट जारी की गई है यह फेक लिस्ट है और इंटरनेट पर यह लिस्ट आज से नहीं बहुत पहले से यह लिस्ट उपलब्ध है पहले ही, और उसी लिस्ट को दोबारा से उसको रिसाइकल करके अब लोगों के सामने पेश किया गया है। अगर आप भी इस खबर पर अपनी राय देना चाहते हैं तो आज आप इस हैशटैग के साथ ट्वीट कर सकते हैं। आज का हैशटैग है जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, से नो टू
फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज, यानी ये एक विदेशी साजिश है। और कैसे है, आज हम आपके सामने इसी के सबूत रखेंगे और आज आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खेल है। ये जो रिपोर्ट आई है, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल और फॉरबिडन स्टोरीज नामक दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने तैयार की है। इनमें से एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में आपने सुना होगा। ये वही संस्था है जिस पर पिछले साल भारत में कानूनों के उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद इसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। और यह संस्था भारत सरकार पर तमाम आरोप लगाते हुए हमारे देश से, भारत से अपने सारे ऑपरेशंस बंद करके भाग गई थी। इसलिए आप ये पहली बात समझ लीजिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत की दोस्त नहीं है। भारत से उसे जाना पड़ा क्योंकि वो भारत विरोधी एजेंडा भारत में रहकर दशकों से चला रही थी। इसलिए जब उसकी दुकान यहां बंद हो गई तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है एमनेस्टी इंटरनेशनल के लिए भारत के लोकतंत्र से बदला लेने के लिए, खास तौर पर इस सरकार से बदला लेने के लिए। अब दूसरी जो संस्था है उसके बारे में जान लीजिए। फॉरबिडन स्टोरीज जो दूसरी संस्था है जो एमनेस्टी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसने ये स्टोरी ब्रेक की है, इसका नाम है फॉरबिडन स्टोरीज। ये एक चैरिटेबल संस्था है जो ऐसे स्वतंत्र पत्रकारों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है जिनकी जान को अलग अलग देशों की सरकार या उनके दुश्मनों से खतरा होता है। लेकिन जान का खतरा किससे है, क्यों है, वो स्वतंत्र पत्रकार हैं या नहीं, इसकी जो परिभाषा है वो ये खुद तय करते हैं। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर यह रिपोर्ट बनाई है जिसे भारत के कई पत्रकार और मीडिया संस्थानों ने प्रकाशित किया है। लेकिन इस रिपोर्ट में कथित तौर पर जासूसी का शिकार हुए जिन पत्रकारों की लिस्ट आई है, उस लिस्ट को देखकर कम से कम हम तो बहुत निराश हुए। ये पत्रकार बड़े खुश हो रहे हैं और अब इस खुशी में लगातार ट्वीट कर रहे हैं और अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं, जैसे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं। देश के लिए इन्होंने इतना बड़ा काम किया है जिसकी ये सज़ा अब इन्हें भुगतनी पड़ रही है क्योंकि इनके महंगे महंगे स्मार्टफोन्स में पेगासस का सॉफ्टवेयर किसी ने डाल दिया है और अब इनकी जासूसी हो रही है। इस तरह का एक फॉल्स इंप्रेशन ये सारे पत्रकार देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो लिस्ट है ये बहुत निराश करती है क्योंकि इस लिस्ट में जिन पत्रकारों के नाम हैं वो इस लायक ही नहीं है कि उनकी जासूसी कराने के लिए कोई सरकार इतना मोटा पैसा खर्च करेगी। कितना पैसा खर्च होता है अब ये देख लीजिए। पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए 10 लोगों की जासूसी करने पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो लगभग आप समझ लीजिए एक व्यक्ति पर 1 करोड़ से जरा सा कम पैसा। यानी अगर भारत के 40 पत्रकारों की जासूसी वाली बात सही है तो इन पर लगभग 36 करोड़ रुपए खर्च हो चुके होंगे। अब 36 करोड़ रुपए खर्च करके इन 40 पत्रकारों की जासूसी कराई गई है। ये सभी पत्रकार आज की तारीख में या तो बेरोजगार और निष्क्रिय हो चुके हैं पहले से ही, और या फिर ऐसे पत्रकार हैं जिनका प्रभाव शून्य के बराबर है, कोई प्रभाव ही नहीं है। ये सारे पत्रकार, ज्यादातर इनमें से वो हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और इनकी विश्वसनीयता भी लगभग शून्य हो चुकी है। अब आप सोचिए ऐसे पत्रकारों पर 40 से 50 करोड़ रुपए ये जानने के लिए कि ये अपने स्मार्टफोन पर क्या करते हैं, किसको क्या मैसेज भेजते हैं और ये क्या करने वाले हैं, इतना पैसा इन पर कौन खर्च करेगा। जिन पत्रकारों का नाम इस लिस्ट में है उनमें से ज्यादातर की पत्रकारिता में एक बात कॉमन है और वो ये है कि ये सभी लोग सरकार विरोधी खबरें अक्सर प्रकाशित करने के लिए जाने जाते हैं और ये सारे लोग मोदी के आलोचक हैं और भारत में मौजूदा सरकार की वजह से ही इनमें से ज्यादातर बेरोजगार हुए हैं या आप अंग्रेजी में जिसे कहते हैं आउट ऑफ जॉब हुए हैं और इनकी एक तरफा पत्रकारिता की जो दुकान थी उस पर 2014 के बाद ताला लग गया जब देश में सरकार बनी थी। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग जो हैं वो मोदी का विरोध सिद्धांतों के आधार पर करते हैं या तथ्यों के आधार पर करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का विरोध ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी जो सप्लाई लाइंस हैं वो अब कट चुकी हैं और इनके पास जो पैसा, पुरस्कार और प्रभाव था वो छिन चुका है। तो इसको आप पत्रकारों के 3 पीज से समझिए। इन पत्रकारों के ये 3 पी हैं जो इनसे छीन लिए गए हैं और इन 3 पीज में ही इनकी पूरी जान बसी हुई थी। और ये 3 पी क्या हैं? पैसा, पुरस्कार और प्रभाव। क्योंकि 2014 से पहले
इस देश में बहुत सारे ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने बहुत पैसा कमाया, बड़े बड़े पुरस्कार लिए और अपने दोस्तों को दिलवाए। तो किसको पुरस्कार मिलेगा उसमें इनकी बहुत चलती थी, किसे पद्म पुरस्कार मिलेंगे, बड़ी बड़ी कमेटियां जो बनती थी उनके सदस्य कौन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे, वो ये तय करते थे। और इनका इतना प्रभाव था कि जब सरकारें बनती थी और गिरती थी तो इनके प्रभाव को आप साफ महसूस कर सकते थे। आपने ऐसे किस्से तो पहले भी सुने होंगे, जब ये पत्रकार जो थे ये बैठकर कैबिनेट की लिस्ट बनाया करते थे, ये तय किया करते थे कि जब गठबंधन सरकार बनेगी तो किस पार्टी का कौन व्यक्ति मंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। यानी कुल मिलाकर बहुत प्रभावशाली थे, इनका प्रभाव था, इनका बड़ा दबदबा था, पुरस्कार लेते थे और पैसा भी कमाते थे। अब ये तीनों चीजें, इनकी सप्लाई लाइन 2014 से बंद है। इन्होंने देश के लिए नहीं बल्कि हमेशा अपने स्वार्थ के लिए पत्रकारिता की और इसी के लिए संघर्ष करते रहे। जब नई सरकार ने इन्हें ये सारे डिस्काउंट देने बंद कर दिए तो इन्होंने लोकतंत्र को खतरे में बताकर सीधे सीधे अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। इसलिए आज भी जो एजेंडा चल रहा है वो एजेंडा असल में भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए है, इसे हिलाने के लिए है। और ये एक ग्लोबल एजेंडा है जिसमें और भी बहुत सारी ताकतें शामिल हैं। अब ये जो पत्रकार हैं इनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि मौजूदा सरकार जब तक हिलेगी नहीं तब तक इनकी दुकानें चलेंगी नहीं, इसलिए ये सब हो रहा है। साफ है इन लोगों का उद्देश्य कभी देश हित की पत्रकारिता था ही नहीं, बल्कि ये सभी सिर्फ अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह की फरमाइशी ब्रेकिंग न्यूज़ में जिन लोगों के नाम अक्सर आते हैं उनमें एक और समानता है और वो ये कि ये तमाम लोग ऐसे खुलासों के बाद विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं, यानी खुद को बताते हैं कि ये बहुत बड़े पीड़ित हैं, ये इनका शोषण हो रहा है, ये शोषित अपने आप को बताने लगते हैं, ये इंप्रेशन अपने लिए क्रिएट करते हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, अब ये बता रहे हैं कि इन्होंने इस देश के लिए बड़ी हिम्मत के साथ ऐसी ऐसी खबरें की जिसकी वजह से इनके साथ ये हो रहा है। जबकि जब युद्ध होता है तो जो एक सच्चा व्यक्ति होता है, जो योद्धा होता है, वो युद्ध में लड़ता है और चाहे जीत हो या हार हो लेकिन पूरी शिद्दत के साथ युद्ध में लड़ाई करता है, युद्ध से भागता नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जो युद्ध करना ही नहीं चाहते, युद्ध से पहले ही हार जाते हैं, हथियार डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि इनके साथ धोखा हुआ है, इनके साथ बेईमानी हुई है और इन्हें जानबूझकर हराया जा रहा है। कुल मिलाकर ये एक ऐसी कहानी है जिसके पैर नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा जैसे झूठ के पैर नहीं होते, ऐसे ही इस कहानी के भी पैर नहीं है। अगर इन लोगों की भी जासूसी हुई भी है तो ये कैसे पता चलेगा कि भारत सरकार ने ही जासूसी कराई? इस देश में 28 राज्य हैं और इनमें से किसी भी राज्य की सरकार ऐसा करा सकती है। सरकार के बारे में हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर है, इसे बनाने वाली कंपनी NSO ये कहती है कि इस सॉफ्टवेयर को वो सिर्फ सरकारों को ही बेचती है, कोई भी प्राइवेट एजेंसी या कंपनी दुनिया की इस सॉफ्टवेयर को ले नहीं सकती। ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को बेचा जाता है और वो भी ऐसी स्थिति में जब किसी न किसी देश में उसकी जो संप्रभुता है या उस देश के जो लोग हैं वो किसी खतरे में होते हैं। तो इससे ये साफ है कि ये सॉफ्टवेयर किसी न किसी सरकार ने ही खरीदा है। अब सब ने ये मान लिया कि इसे तो मोदी सरकार ने ही खरीदा होगा, जबकि इसे हो सकता है हमारे ही देश की किसी राज्य सरकार ने खरीदा हो। यह भी हो सकता है कि चीन की सरकार ने खरीद कर यहां इस्तेमाल कर लिया हो, यह भी हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार ने खरीद लिया हो, यह भी हो सकता है कि इस दुनिया में किसी और देश की सरकार ने इसे खरीदा हो और दुनिया भर के लोगों की जासूसी करा रहे हो। और यह भी हो सकता है कि जिस देश की सरकार ने इसे खरीदा हो और जिसके कहने पर, यानी जो उनका एडवाइजर होगा, जिसने कहा होगा कि भारत में इतने लोगों की आप जासूसी करा लीजिए, उस एडवाइजर को भारत की जो स्थिति है उसके बारे में पता ही नहीं होगा, इसलिए उसने गलत सलाह दे दी, गलत लिस्ट बना दी और गलत लोग इसमें आ गए जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए आज हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसी खबर है जिसके पैर नहीं है और जिस खबर का कोई आधार नहीं होता उसके पैर कभी भी उखड़ ही जाते हैं, वो चल नहीं सकती। आखिरी बात, ये तमाम लोग जो इतना शोर मचा रहे हैं, जिन्हें लगता है कि सरकार ने इनके साथ गलत किया है, इनकी जासूसी हुई है, तो ये लोग तुरंत पुलिस में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। और हम आज इन सब से ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी जासूसी हुई है, आपकी प्राइवेसी खतरे में आ गई है, तो इन तमाम लोगों को, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो प्रशांत किशोर हों, विपक्ष के दूसरे नेता हों या फिर पत्रकार हों, इन सब को पुलिस में जाना चाहिए और पुलिस में शिकायत करनी चाहिए, अपना फ़ोन पुलिस को सौंप देना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि इनके फ़ोन में कौन सा बग लगा हुआ है। अगर इन्हें लगता है कि दिल्ली पुलिस इनकी बात नहीं सुनेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग दिल्ली में ही रहते हैं, तो ये लोग
दिल्ली पुलिस के अलावा अगर वहां विश्वास नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, मुंबई पुलिस में, वहां तो विपक्ष की सरकार है। पंजाब पुलिस में शिकायत कर सकते हैं, वहां भी कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में भी शिकायत कर सकते हैं, वहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। दक्षिण में केरल जैसे बहुत सारे राज्य हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। उन राज्यों में जाकर वहां की पुलिस से शिकायत कर सकते हैं, मामला दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आप नोट करके रखिएगा, इनमें से कोई भी व्यक्ति कानून का सहारा नहीं लेगा, पुलिस के पास कभी नहीं जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.